हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबों का। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है 2023 में, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका पार्ट 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 1 हम वीडियो बना के डाल दिए हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। तो आप लोग अगर दोनों वीडियो जो है, एक अभी जो बन रहा है पहले जो डाल दिए, दोनों वीडियो आप लोग अगर पूरा देख लेते हैं, ठीक है, तो जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला है उसमें कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग से नहीं छूटेगा। ठीक है, इस वीडियो का खासियत ये है कि जो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल रहे हैं उसका थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन के साथ हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा, एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आप लोग का प्रैक्टिस भी हो जाएगा और दूसरा फुल सिलेबस का जितना भी आपका चैप्टर है उसका रिवीजन भी हो जाएगा हर एक कंसेप्ट का। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अपने यार दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द यूनिट सेल ऑफ ए सिंपल क्यूबिक। ठीक है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में आप लोग को पूछा है नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आप लोग पढ़ेंगे कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, कि वैसा यूनिट सेल जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल सभी कॉर्नर पे प्रेजेंट हो। सभी कॉर्नर का मतलब टोटल कॉर्नर कितना होता है, 8 कॉर्नर। ठीक है, तो यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल हम लोग निकालते हैं। जैसे देखिए कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8 और टोटल कॉर्नर कितना होता है 8, तो एक कट गया, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितना हो जाएगा 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यही अगर क्वेश्चन पूछ देता है नंबर ऑफ पार्टिकल इन बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल किसको बोलते हैं, वैसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर पे भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हो और साथ ही साथ बॉडी सेंटर पे। तो कॉर्नर पे तो इतना हो गया और प्लस यहाँ कर देंगे बॉडी पे कंट्रीब्यूशन 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा। तब ऑप्शन यहाँ बीसीसी रहता तो ऑप्शन 2 हो जाता। ठीक है, एफसीसी पूछता है इसी तरह तो 4 आ जाता, क्योंकि 1/8 × 8 कॉर्नर पे आप प्लस किस पे हो जाता फेस सेंटर पे, तो 1/2 × 6, तो 3 + 1 4 हो जाता। एफसीसी पूछता 4 हो जाता। तो हम लोग अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से तो हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये तो जो क्वेश्चन है आपका सॉल्यूशन से है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा कांसेप्ट यहाँ लगाना है। ऑप्शन ए में जैसे देखिए 1% ग्लूकोज, बी में 1% सुक्रोज, सी में 1% NaCl, डी में 1% CaCl2। ठीक है, तो देखिए आप लोग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ेंगे, डेल्टा TB = हो जाएगा I × Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट × मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सबका कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, सेम है। अब देखिए यहाँ पर एक जो अगर ये सब क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग जो मेन डिफरेंस देखना है वो किसमें देखना है, आई में। आई को क्या बोलते हैं, वान टॉप फैक्टर। ठीक है, तो देखिए मेन जो बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस लाएगा वो वान टॉप फैक्टर, क्योंकि सभी का कंसंट्रेशन सेम है 1% है। ठीक, तो देखिए अब वान टॉप फैक्टर देखिए ग्लूकोज नॉर्मल सॉल्यूट है, इसको जब पानी में डालते हैं ना तो टूटता है ना जुटता है, मतलब आई इसका कितना हो जाएगा 1। सुक्रोज भी नॉर्मल सॉल्यूट है तो इसका आई वान टॉप फैक्टर 1। ठीक है, और NaCl को पानी में डालते हैं किस तरह टूटता है, Na + Cl-। तो जब ये टूटेगा Na+ और Cl- में तो कितना मोल दे देगा, 2 मोल। मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट डिसोसिएशन होगा। तो जब कंप्लीट डिसोसिएशन होता है इलेक्ट्रोलाइट का तो जितना मोल टूटता है उतना ही वान टॉप फैक्टर होता है। वान टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इसका हो जाएगा 2। और CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड किस तरह टूटेगा, कैल्शियम पर +2 और क्लोराइड आयन किस तरह 2Cl-। तो टोटल कितना मोल हो गया 3 मोल। तो ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, यहाँ अल्फा नहीं दिया तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ही मान लेंगे। तो यहाँ वान टॉप फैक्टर कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पर देखिए तो वान टॉप फैक्टर हो गया 3, यहाँ 2, इधर 1 है। और सबका Kb तो सेम होगा, Kb मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट, मोलालिटी तो सेम है, कंसंट्रेशन सेम है। तो ठीक है, तो वान टॉप फैक्टर जो होगा अफेक्टिंग फैक्टर होगा। बताओ यहाँ पर सीधा हम लोग इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I जिसका ज्यादा मोलर एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा। तो I किसका ज्यादा, ऑप्शन नंबर डी। CaCl2 तोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, तो वान टॉप फैक्टर 3। तो इस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछ देता है। तो जहां भी इस तरह क्वेश्चन पूछेगा वान टॉप फैक्टर सीधा चेक करेंगे और बॉइलिंग पॉइंट जो है हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ जो क्वेश्चन पूछा हुआ है सेकंड नंबर का ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट 1% कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, इमल्शन इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन। इमल्शन कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग एक टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन पढ़े हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्शन किस तरह का कोलाइडल सॉल्यूशन है, लिक्विड इन लिक्विड टाइप। ठीक है, जिसमें
कोलाइडल सॉल्यूशन इमल्शन जो है जिसमें डिस्पर्स्ड फेज लिक्विड और डिस्पर्शन मीडियम भी लिक्विड, ठीक है। तो 2 लिक्विड इज ए कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ 2 लिक्विड्स। तो 3 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स कलर्ड साल्ट। हम पहले भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका जो है बना डालते हैं, कलर्ड साल्ट। ऐसा क्वेश्चन जहां पूछेगा सीधा हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किस में है, कितना हो सकता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी में भी एक भी रहा मतलब वो क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा, वो कलर शो करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक्स भी बताए हैं, यहीं से हम लोग निकालते हैं पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। हम वीडियो बना डाल भी दिए, आप लोग वहां देख सकते हैं पैरामैग्नेटिक निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स, डायमैग्नेटिक निकालने का शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक्स था, अब जो देखे होंगे उसको पता होगा। एटॉमिक नंबर 29 माइनस चार्ज माइनस नियरेस्ट नोबल गैस। तो देखिए 19 माइनस 10, 19 माइनस 29 कितना हो गया 10। तो ये जो निकलता है ये डी में इलेक्ट्रॉन निकलता है, D10। तो देखिए फुल फील्ड है, तो यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कलर शो नहीं करेगा। अगला हम बढ़ते हैं, एटॉमिक नंबर 30 माइनस चार्ज 2, नियरेस्ट नोबल गैस 18। तो 18 2 20, 30 माइनस 20 कितना हो गया 10। तो यहाँ भी डी में इलेक्ट्रॉन 10 आ गया, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए एजी का कितना होता है 47, 47 माइनस 1 माइनस नियरेस्ट नोबल गैस, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो गया 36 137, यहाँ भी हो गया 10, D10 आ गया, यहाँ भी नहीं है। अब बचा क्या, ये देख लीजिए यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर कितना 26, 26 माइनस 3 माइनस 18। तो देखिए 18 3 21, 21 में 26 गया, 26 में 21 गया, इतना हो गया 5। अब ये डी में इलेक्ट्रॉन है तो D5। देखिए D5 इस तरह से कुछ फील्ड होता है, 5 ऑर्बिटल है इसमें, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखिए सब में आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जहां एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर बच गया तो वो डी से डी में डी ट्रांजिशन होगा, और डी ट्रांजिशन के कारण क्या करेगा, कलर शो करेगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज ऑप्टिकली एक्टिव। जहां भी इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा ऑप्टिकली एक्टिव, तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि सी स्टार कहां है, मतलब कायरल कार्बन। तो कायरल कार्बन किसको बोलते हैं, कि वैसा कार्बन जिस पर सब ग्रुप डिफरेंट हो, एक्स वाई जेड एम। किसी कार्बन पर चारों ग्रुप अगर डिफरेंट हो तो उसी को बोलते हैं कायरल कार्बन। इसको डिनोट करते हैं सी स्टार से। सी स्टार अगर किसी कंपाउंड में एक भी हो मतलब कायरल कार्बन उसके पास है, जो भी कायरल कार्बन होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर उसके सॉल्यूशन से गुजारेगा तो रोटेट कर देगा, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब यही कंपाउंड जो क्लॉकवाइज रोटेट करता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा, और जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो लिगो रोटेटरी हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए सबका नोमेनक्लेचर चेक करना। ब्यूटानॉल है, 1 ब्यूटानॉल, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन। तो देखिए यहाँ पर 1 ब्यूटानॉल है, तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन सेम हो गया। इस कार्बन को चेक करेंगे तो यहाँ पे एक ग्रुप अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन हाइड्रोजन सेम हो गया। ये ऑप्टिकली एक्टिव, यहाँ सी स्टार नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें देख लिए 2 ब्यूटानॉल, मीथेन ईथेन प्रोपेन ब्यूटेन। यहाँ पर देख लिए OH कर देंगे, देखिए ये निकल गया। यहाँ देखिए CH3, यहाँ पर जाएगा CH3 CH2 मतलब C2H5, यहाँ H, यहाँ OH। देखिए यहाँ मिनिमम एक सी स्टार है यहाँ पर, मतलब एक भी सी स्टार होगा मतलब ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं। वैसे आप लोग के लिए चेक करते हैं। देखिए 1 प्रोपेनॉल, मीथेन ईथेन प्रोपेन, तो यार देखिए यहाँ पर सेम हो गया, ये भी नहीं होगा। 2 प्रोपेनॉल, मीथेन ईथेन प्रोपेन, यहाँ OH हो गया, देखिए CH3 तो सेम हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो। जहां भी इस तरह से ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल कार्बन सी स्टार इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो देखना है कि कहां मेरा सी स्टार है, कहां किस कार्बन पे चारों ग्रुप मेरा डिफरेंट है, ये चेक करना। ठीक, तो ये था 5th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है ल्यूकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश। ठीक है, पूछा है कि ल्यूकास टेस्ट इसको डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग हेलोर के एलोर में पढ़े होंगे, अल्कोहल फिनोइथर में पढ़े होंगे कि ल्यूकास टेस्ट जो है अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए ल्यूकास टेस्ट यूज किया जाता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट किसको बोलते हैं, थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पर। तो कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड कोंक HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड।
ठीक है। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 के मिक्सचर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे थोड़ा डिस्टिंग्विश करके देख लेते हैं। तो मान लेते हैं 3 कंटेनर में अगर एक में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग तीनों में ल्यूकास रिएजेंट को डाल देते हैं, ठीक है। तो जिसमें टर्बिडिटी तुरंत देता है, मतलब भाप टाइप का अगर भाप टाइप का ऊपर हम लोग दिखने लगे तो समझ जाना है कि वो तुरंत अगर दिखने लगे तो समझ जाना 3 डिग्री अल्कोहल है। 1 to 5 मिनट के अंदर अगर ये दिखे तो 2 डिग्री अल्कोहल है। जहां नहीं भाप मतलब स्मोक टाइप का दिखे तो हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह का क्वेश्चन ल्यूकास टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करने के यूज किया जाता है, ल्यूकास रिएजेंट क्या है, ठीक है। और इस तरह का भी बोल सकता है, तो 1 डिग्री में डालेंगे तो किस तरह का होगा, नो रिएक्शन आएगा। 2 डिग्री 1 to 5 मिनट के अंदर टर्बिडिटी देगा, ठीक है, स्मोक टाइप का अपीयरेंस देगा ऊपर में, और 3 डिग्री अल्कोहल में तुरंत इंस्टेंटली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन अराइज हो सकता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है। यहाँ देखिए नोबल गैस दिया हुआ है। नोबल गैस आप लोगों को पता होगा कि हीलियम, नियॉन, ग्रुप 18 का हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ठीक है। ये ग्रुप 18 एलिमेंट है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस या इनर्ट गैस, ठीक है। तो इसमें जो मोस्ट रिएक्टिव होता है वो आपका ऊपर से नीचे आता है तो रिएक्टिविटी बढ़ता है। तो ये जेनॉन जो है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है उसका आंसर होगा डी। क्यों, थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ऊपर से नीचे हम लोग आते हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। तो इस सब के रिस्पेक्ट में जेनॉन का साइज क्या होगा, बड़ा होगा, और जो न्यूक्लियस है उससे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उस पर पकड़ क्या होगा, बहुत कम होगा, ठीक है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन पे बहुत कम होगा, साइज ज्यादा होने के कारण, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज बाहर में ज्यादा रहेगा, इस कारण वो किसी और को अट्रैक्ट करके अपने साथ कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो इस कारण से ऊपर से नीचे जब हम लोग आते हैं साइज बढ़ने के कारण, ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उस पर पकड़ कम होने के कारण इसका रिएक्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब दूसरा के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड बना सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि हम लोग समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव किसका कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जेनॉन, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमीन्स फॉर्म्स अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विद HNO3। एमीन से क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोग रिएक्शन पढ़े होंगे, थोड़ा देख लेते हैं कि 1 डिग्री एमीन RNH2 जब नाइट्रस एसिड से HNO2 या यहीं पर जो है सोडियम नाइट्राइट और HCl को रिएक्शन कराते हैं तो HNO2 नाइट्रस एसिड बनता है। यहाँ पर बना देगा अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट, HCl लिया था Cl माइनस बना दिए, ठीक है। और यही फिर हाइड्रोलाइज्ड होता है तो यहाँ पर बना देगा आपका अल्कोहल, ठीक है, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और HCl बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिए कि 1 डिग्री एमीन जो है, कौन सा एमीन, 1 डिग्री एमीन जो है वो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करके बना देगा अल्कोहल, ठीक है। इसी को हम लोग प्रोटीन या एमिनो एसिड के एस्टिमेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, अनस्टेबल होता है, इसका नहीं हाइड्रोलाइज्ड होके अल्कोहल बना देगा, नाइट्रोजन गैस और HCl बाहर निकाल देगा। तो यहाँ मेरा देखिए 1 डिग्री एमीन किसमें है, 1 डिग्री या अल्काइल एमीन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है। तो जहां भी 1 डिग्री एमीन आपको दिखे या अल्काइल एमीन दिखे वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इस तरह का क्वेश्चन ना पूछे, ठीक है। तो 8 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है H2 + Cl2 यहाँ लाइट के प्रेजेंस में 2HCl गैस बना रहा है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है किस ऑर्डर का रिएक्शन है। तो ये याद रखना है कि जब भी फोटोकेमिकल रिएक्शन होगा हाइड्रोजन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl बनेगा तो ये किस ऑर्डर में आता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो याद रखना है जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो किस ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, ठीक है। ये जनरली पूछ देता है, याद रखना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या, द नॉर्मलिटी ऑफ 0.2 m aqueous solution of a डाइबेसिक एसिड, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है। डाइबेसिक मतलब जिसका बेसिसिटी 2 हो, बेसिसिटी मतलब वैसा एसिड जिसको पानी में घोलने पर 2 मोल H+ आयन दे, जैसे H2SO4। H2SO4 जो है उसको पानी में जब डालते हैं तो कितना देगा, 2H+ + SO4
2 तो देखिए 2H प्लस दिया, इसलिए बोल देंगे डाइबेसिक, क्योंकि इस एसिड का बेसिसिटी कितना है 2। ठीक है, मतलब n फैक्टर यहाँ कितना हो गया 2। अब देखिए यहाँ क्या पूछा है हम लोग को, नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू, नॉर्मलिटी और मोलारिटी आप लोगों को रिलेशन पता होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू होता है मोलारिटी इनटू n फैक्टर, मतलब एसिड के टर्म से बेसिसिटी हो गया। तो मोलारिटी कितना दिया हुआ है 0.2, देखिए यहाँ पर 0.2, और डाइबेसिक मतलब n फैक्टर 2, तो 0.2 into 2 इसको गुना करेंगे तो कितना देगा 0.4। देखते हैं 0.4 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए में है, तो 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो जहां भी इस तरह से क्वेश्चन याद रखना है, नॉर्मलिटी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर फार्मूला होता है, वहां से किसी का भी अगर नॉर्मलिटी निकालने देगा तो निकाल सकते हैं। ट्राई बेसिक एसिड पूछ देता कि n फैक्टर 3 हो जाता तो 0.2 into 3 कर देते। ठीक है, मोनो बेसिक पूछता n फैक्टर 1 हो जाता 0.2 into 1। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn इन MnO4-। ठीक है, पर मैग्नेट आयन है, तो यहाँ पर पूछ रहा है Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली ऑक्सीडेशन नंबर से एक क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको ध्यान से समझ लेना है, और भी पहले था, देख लीजिए यहाँ पर इस तरह से निकालना है। MnO4- है, तो जिसका निकालना है Mn का निकालना बोला उसका x मान लेना है। ऑक्सीजन का इन जनरल कितना होता है -2 into 4 करेंगे तो -8, और टोटल पर चार्ज कितना है -1, तो बराबर -1 कर देना है। x बराबर उधर करेंगे तो +8 हो जाएगा, +8 में -1 गया तो +7। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ से और क्वेश्चन पूछता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला एलिमेंट कौन है, तो Mn मैग्नीज। ध्यान रखना है ये चीज, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दिखाने वाला एलिमेंट है मैग्नीज, जो कि मैक्सिमम कितना दिखाता है +7, वो भी किसमें, पोटेशियम परमैंगनेट में, KMnO4 में। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए क्या है, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टल, खाली जगह इट्स डेंसिटी। ठीक है, तो पूछ रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट जब होता है तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो फ्रैंकल डिफेक्ट में जो डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रिमेन सेम। तो देखिए डज नॉट चेंज। ठीक है, क्यों, क्योंकि फ्रैंकल डिफेक्ट में जो होता है जनरली कैटायन जो होता है स्मॉलर साइज में होता है, और स्मॉलर साइज में होता है, और उसमें अपना ओरिजिनल साइड से उठ के इंटरस्टिशियल साइड में क्रिस्टल में ही रहता है, बाहर नहीं जाता है शॉर्टकी डिफेक्ट के जैसा, इसलिए मास में कोई डिक्रीजमेंट नहीं होता है। अब मास में कोई डिक्रीजमेंट नहीं होगा तो डेंसिटी भी रिमेन सेम, मतलब डेंसिटी सेम रहेगा, तो डज नॉट चेंज। ठीक है, शॉर्टकी डिफेक्ट में यही क्वेश्चन आया था, शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ कैटायन एंड मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। ठीक है, तो 12 का ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या है, रेडियो एक्टिव डीके फॉलोज द, कौन सा काइनेटिक्स, कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फॉलो करता है, तो जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है वो किस ऑर्डर, कौन ऑर्डर को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एकदम ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर, इसका जितना भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन है सब कौन सा ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, 13 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एन, मतलब ए में है एंटीसेप्टिक, बी में है डिसइंफेक्टेंट, सी में है एंटी मलेरियल ड्रग्स, डी में है एंटी हिस्टामिन। तो 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, वो आपका बिहेव करेगा डिसइंफेक्टेंट के जैसा। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट। तो याद रखिए कि फिनोल का जैसे जैसे हम लोग कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं वो बहुत ही हार्मफुल होते जाता है। तो डिसइंफेक्टेंट का यूज हम लोग किसमें करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स पर हम लोग यूज करते हैं इसका डिसइंफेक्टेंट का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग उसको खत्म करने के लिए, जैसे फिनाइल सब जो यूज करते हैं घर उनको साफ करने के लिए। ठीक है, तो ये 1% सॉल्यूशन, अब जैसे कंसंट्रेशन घटा दिए 1% से हम लोग कर दिए 0.2%, तो घट गया। अब जब कंसंट्रेशन हम लोग घटा देंगे तो हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। जैसे देखिए एंटीसेप्टिक, ठीक है, एंटीसेप्टिक जैसे जितना भी ऊंड सब होता है, घाव सबको साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक, जैसे और भी हार्मफुल जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म घाव पर नहीं फैले। ठीक है, जहां भी कट गया है, कट फट गया, वहां पर हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में यूज करते हैं। 0.2%, यहाँ दो क्वेश्चन मेरा तैयार हो गया। 0.2% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल इज एक्ट्स एज एंटीसेप्टिक एंड 1% सॉल्यूशन ऑफ फिनोल एक्ट्स एज डिसइंफेक्टेंट। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखना है, किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या है, अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस।
ठीक है। तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, यहाँ पर नाम दिया हुआ देखिए, ए में है बेंजाइलएमीन, बी में एनिलीन, सी में एसिटाइलिन, डी में पारानाइट्रोएनिलीन। तो जो भी ऑप्शन में दिया है, इस सबका स्ट्रक्चर आना चाहिए, तभी जो है ये ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ठीक है। बेंजाइलएमीन, देखिए बेंजाइलएमीन का जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से होगा, बेंजीन पर CH2NH2, ठीक है। एनिलीन जो हो जाएगा वो हो जाएगा बेंजीन पे NH2, ठीक है। एसिटाइलिन जो है यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से होगा, NHCOCH3, यहाँ NH हो जाएगा। पारानाइट्रोएनिलीन देखिए यहाँ पर एनिलीन लिख देंगे, NH2, यहाँ 6 कार्बन दे दीजिए इस तरह से, और बीच में यहाँ पर ये, और ये हो गया पारानाइट्रो NO2, ठीक है। स्ट्रक्चर मेरे सामने यहाँ हो गया। अब देखिए, जब भी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, तो बेस किसको बोलते हैं? जो लोन पेयर को डोनेट करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट करने वाले को बेस बोलते हैं, और इलेक्ट्रॉन को कहीं कोई खींच रहा है, मतलब डोनेट कम करेगा, मतलब बेसिसिटी घटेगा। अब देखिए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बोल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस मतलब कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, कहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा, देखते हैं कहां ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ CH2NH2 है, देखिए यहाँ पर भी डोनेट कर रहा है, देखेंगे सबको कंपैरिजन करेंगे, यहाँ भी डोनेट कर रहा है, यहाँ कार्बन भी इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा, यहाँ डोनेट करेगा, ठीक है। अब दूसरा हम देखिए यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पे, तो यहाँ पर जो कंजुगेशन होगा, कंजुगेट पाई बॉन्ड होगा, इस कारण से ये रिजोनेंस में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, इस कारण से रिजोनेंस हो जाएगा। और रिजोनेंस जो होता है इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है रिजोनेंस के कारण, और जब खींचेगा तो डोनेट कम करेगा, मतलब बेसिसिटी क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पर भी देखिए खींच रहा है, और यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो इधर बेंजीन भी खींच रहा है, और ये डबल बॉन्ड भी खींच रहा है, दोनों तरफ खींच रहा है, तो यहाँ भी घट रहा है। एनिलीन में भी घट रहा है, एसिटाइलिन में दोनों तरफ रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी घट रहा है। पारानाइट्रोएनिलीन में देखते हैं, देखिए यहाँ पर तो इधर रिजोनेंस वहां ही रहा है, NO2 देखिए 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी खींच रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए यहाँ कोई रिजोनेंस नहीं हो रहा है, बशर्ते यहाँ पर कार्बन इलेक्ट्रॉन दे भी रहा है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए में, बेंजाइलएमीन में, ठीक है। और बी, सी और डी सब जगह रिजोनेंस और पार्टिसिपेट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, तो वहां इसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में बी, सी और डी में जो है इलेक्ट्रॉन कम डोनेट करेगा, मतलब सबसे ज्यादा बेसिसिटी किसका होगा, बेंजाइलएमीन का, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर कंपैरिजन करना है। जबकि यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन पूछ देता है कि एनिलीन और अल्काइल में किसका होगा, अल्काइल का ऑब्वियस होगा क्योंकि एनिलीन में रिजोनेंस हो रहा है, ठीक है। जहां भी रिजोनेंस होगा वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगा और बेसिसिटी घटेगा, ये चीज, ये कांसेप्ट ध्यान में रखना है। जहां भी अल्काइल होगा उसका बेसिसिटी आपका जो भी एरोमेटिक रिंग जिससे जुड़ा रहेगा NH2, उसके कंपैरिजन में अल्काइल का ज्यादा होगा, ठीक है। ये कांसेप्ट ध्यान में रखना है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 में न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन इज पॉसिबल इन, ऑप्शन नंबर ए में दिया है क्लीवेंसन रिडक्शन, बी में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, सी में उल्फ-किस्लर रिडक्शन, डी में ऑल ऑफ दिस। ऑप्शन देखिए कुछ भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन को मेन समझना है कि पूछ रहा है यहाँ पे किस रिएक्शन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का, नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तभी बनेगा जब सब रिएक्शन आपको अच्छे से पता, ठीक है, हर एक रिएक्शन के बारे में नॉलेज हो। थोड़ा देख लेते हैं कि किसमें नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो क्लीवेंसन रिडक्शन एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन है, तो क्लीवेंसन रिडक्शन होता है। यहाँ शॉर्ट में देख लेते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड जो है जीन का अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl जो है उसमें रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन हट के यहाँ पर हाइड्रोजन लग जाता है। यहाँ देखिए नया कार्बन तो जुड़ा नहीं, पहले से कार्बन था, सिर्फ ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन लग गया, तो यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ। बी में फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में दो तरह का रिएक्शन पढ़ना पड़ता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। कोई भी एक रिएक्शन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बेंजीन रिंग ही ले लिए और इसका अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराते हैं इसमें। कोई भी ये क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हर एक चैप्टर में आएगा। तो हम यहाँ पर बिना को ग्रुप लगाए बेंजीन रिंग का भी, बेंजीन भी क्या करता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकता है। बेंजीन का अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन का इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन रिंग पर अल्काइल ग्रुप लग जाता है। देखिए यहाँ पर
बेंजीन में क्या होता है, कार्बन होता है, और कार्बन देखिए अल्काइल ग्रुप में भी कार्बन होता है, देखिए तो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह एसाइलेशन जब होगा तो एसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर जो है COR लग जाएगा, तो देखिए यहाँ भी नया कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, मतलब या तो अल्काइलेशन हो या एसाइलेशन, दोनों में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी यहीं पर करेक्ट हो गया। मोर देन वन है नहीं तो आगे देखना है नहीं। अब देखिए उल्फ किस्नर रिडक्शन, ये भी तो यही करता है, C डबल बॉन्ड को मतलब कार्बोनिल कंपाउंड को एल्केन में चेंज करता है। सिर्फ दोनों में अंतर क्या है, क्लीमेंसन रिडक्शन में एक स्टेप में जो है एल्केन बना देता है, इसमें दो स्टेप में पहले हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, फिर इथेनिल ग्लाइकॉल इन प्रेजेंस ऑफ KOH से रिएक्शन करता है। तो दो स्टेप रिएक्शन, दो स्टेप में जो है एल्केन चेंज करता है कार्बोनिल कंपाउंड को, एक स्टेप में चेंज करता है, लेकिन दोनों जगह कार्बन कार्बन नया बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान रखना। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, द कंपाउंड which reacts with HBr in accordance with the Markovnikov rule। ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ रूल आप लोगों को पता होगा। मार्कोनिकॉफ रूल जो होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन, अनसिमेट्रिकल अल्कीन किसको बोलते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड C के दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप हो। जैसे थोड़ा एग्जांपल में देख लेते हैं, दोनों तरफ यहाँ HH लगा दिए और यहाँ पर देखिए एक तरफ लगा दिए CH3 H, यहाँ H, यहाँ H। तो देखिए दोनों अल्कीन में यहाँ दोनों तरफ क्या है, सेम ग्रुप है, इसी को बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्कीन। यहाँ देखिए दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, यहाँ CH3H है, यहाँ HH है, दोनों तरफ अलग अलग ग्रुप है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। और याद रखना है कि मार्कोनिकॉफ रूल जो फॉलो होता है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए फॉलो होता है। ठीक है, तो वहां पर पॉजिटिव की जगह नेगेटिव स्पीशीज या नेगेटिव की जगह पॉजिटिव ऐड होता है, सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन कहाँ है, तो देखिए तो ये इथेन है, ये चीज है, तो सिमेट्रिकल यहाँ फॉलो नहीं होगा। 2 ब्यूटीन निकाल लेते हैं, देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटीन 2 ब्यूटीन मतलब दूसरा नंबर पे डबल बॉन्ड। तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, ये भी सिमेट्रिकल अल्कीन हो गया। 1 ब्यूटीन देखिए मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 1 ब्यूटीन। अब देखिए यहाँ अलग अलग हो गया, यहाँ देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और इधर क्या है, इथाइल ग्रुप है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो ध्यान देना है मेन कंसेप्ट, ऑप्शन कुछ भी रह सकता है। ठीक है, तो ध्यान देना है मेन कंसेप्ट का, मार्कोनिकॉफ रूल यहाँ पर जो है अनसिमेट्रिकल अल्कीन के लिए फॉलो होता है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछेगा यहाँ से चेक करना है और अपना ऑप्शन करेक्ट कर देना। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 जो है मेटलर्जी से, गैलेना इज एन ओर। फिर यहाँ पर वही बात कि गैलेना, इसका फार्मूला पता होगा तभी पता होगा किसका और है। तो गैलेना का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, PbS, लेड सल्फाइड। तो देखिए Pb लेड हो गया, लेड का और है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आयरन का आप लोग पता है हेमेटाइट होता है, कॉपर का कॉपर पायराइट। ठीक है, जिंक का हो गया कैलामाइन, जिंक कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सब और जो है आप लोग को ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर एक आध क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, बायोमोलिक्यूल से विटामिन सी इज द कंपाउंड कॉल्ड। ठीक है, तो विटामिन सी देखिए यहाँ ए में है राइबोफ्लेविन, बी में एस्कॉर्बिक एसिड, सी में कैल्सीफेरॉल, डी में है साइनोकोबालामिन। यहाँ भी नाम जो याद रहेगा तब। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, ध्यान रखना, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। और कैल्सीफेरॉल किसका होता है, विटामिन डी का। विटामिन डी का केमिकल नेम जो है कैल्सीफेरॉल होता है। साइनोकोबालामिन जो है वो क्या होता है, विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12। और राइबोफ्लेविन जो होता है वो विटामिन B2 होता है। ठीक है, और B1 विटामिन B1 थियामिन होता है। ठीक है, ये सब केमिकल नेम जो है याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन सी जो हो गया वो हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन B12 हो गया साइनोकोबालामिन। ये सब केमिकल नेम जो है उसको याद रखना है। ठीक है, तो 19 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, ये भी जनरली एक साल छोड़ के एक साल या लगभग किसी साल रिपीट भी कर देता है, कभी फर्स्ट ऑर्डर, कभी जीरो ऑर्डर, कभी सेकंड ऑर्डर, कभी थर्ड ऑर्डर। ठीक है, यहाँ यूनिट पूछ दिया है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो जहां भी इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा थोड़ा हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कंसेप्ट इसमें कैसे, यहाँ याद नहीं रखना है, रटता है सब, फर्स्ट ऑर्डर का पर सेकंड, जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर पर सेकंड। ठीक है, तो याद नहीं रखना। देखिए यहाँ पर इस तरह का कंसेप्ट फॉलो करना है, R इज इक्वल टू के, ये मान लेते हैं रिएक्टेंट है, टू दी पावर m। यहाँ जो ऑर्डर का निकालने बोला, R इज इक्वल टू हम लोग पता रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, dc बाय dt। के
कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब मान ले यहाँ पर हमको किसका निकालना बोला है, थर्ड ऑर्डर का, तो n की जगह 3 रख दीजिए, रख दिए। अब देखिए कंसंट्रेशन होता है n बाई नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन, तो मोल पर लीटर, तो मोल बाय लीटर, और यहाँ पर टाइम का dt का हो गया टाइम, ठीक है। अब के, अब देखिए ये कोई भी स्पीशीज का कंसंट्रेशन है तो यहाँ भी हो जाएगा मोल बाय लीटर, मोल बाय लीटर। अब यहाँ पावर कितना है 3, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एक पावर, यहाँ पर पावर 1 है तो एक कट जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको चेंज करेंगे, इधर यहाँ पर नीचे आएगा मोल का स्क्वायर, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा मोल पर पावर -2। अब देखिए यहाँ लीटर कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो फिर लीटर स्क्वायर, ठीक है। यहां से इधर चला जाएगा तो ये तो चेंज होगा नहीं, लीटर स्क्वायर, और टाइम इनवर्स, ये टाइम ऊपर जाएगा। तो यहाँ भी किसी भी ऑर्डर का अगर पूछेगा, 0 ऑर्डर पूछ दिया तो ये तो 1 हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पूछेगा तो n बराबर 1 रख देंगे, तो मोल पर लीटर कट जाएगा, तो पर टाइम हो जाएगा पर सेकंड, पर आवर, पर ईयर, पर मिनट, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मोल पर पावर -2 किस ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में। यहां से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जनरली जो रेट कांस्टेंट का यूनिट पूछता है तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं, रटना नहीं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 21। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में क्या है, देखिए CH3 CH2Cl क्लोरोइथेन का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग सोडियम आयोडाइड से इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और हीट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए CH3 CH2I आयोडोइथेन बन रहा है, NaCl बन रहा है बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये जो दिया हुआ रिएक्शन है इसका नाम क्या है। देखिए ए में वुड्स रिएक्शन, बी में फिटिक रिएक्शन, सी में फिंकल-अस्टी रिएक्शन, डी में नन ऑफ दिस। ऑप्शन कुछ भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है हेलोरिन का है और इसका नाम है फिंकल-अस्टीन रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। यहाँ 2 रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिंकल-अस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या करते हैं हम लोग, अल्काइल लाइट का रिएक्शन करा देते हैं मेटल फ्लोराइड से, ठीक है, और इसको हीट करते हैं तो यहाँ पर फ्लोरोअल्केन बना देता है। ध्यान रखना है, फ्लोरोअल्केन बनता है स्वार्ट्ज रिएक्शन में, और आयोडोअल्केन जो है वो बनता है फिंकल-अस्टीन रिएक्शन में। वुड्स रिएक्शन पता होगा, when 2 molecules of alkyl light reacts with sodium in presence of diethyl, then it undergoes coupling and forms क्या हायर एल्केन, asymmetrical alkane। फिटिक रिएक्शन में क्या होता है, when 2 molecules of aryl halide reacts with sodium in presence of diethyl, then it forms diphenyl या biphenyl, ठीक है। इस सब रिएक्शन को अच्छे से देखना, ठीक। बढ़ते हुए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22, क्यूपराइट इज एन ओर। फिर यहाँ क्यूपराइट का अगर फॉर्मूला पता है तो पता या किसका और है ये पता चल रहा है। क्यूपराइट जो है इसका फार्मूला होता है Cu2O, ठीक है, क्यूपरस ऑक्साइड, क्यूपराइट उसी को बोलते हैं। देखिए कॉपर दिख रहा है तो किसका और हो जाएगा, कॉपर का, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या, इथानॉल क्लोराइड रिएक्ट्स विद इथानॉल देन प्रोडक्ट। तो इथानॉल क्लोराइड है, देखिए यहाँ रिएक्शन बनाने आना चाहिए, इथानॉल क्लोराइड यही हो गया, इसी बोलते हैं एसिटाइल क्लोराइड। इथानॉल क्लोराइड का रिएक्शन करा रहे हैं हम लोग इथानॉल से, C2H5OH से। यहाँ प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से Cl निकल जाएगा और यहाँ से H निकल जाएगा, इसको जोड़ दीजिए। देखिए क्या जोड़ देंगे तो CH3 COO C2H5 प्लस HCl। तो देखिए इथाइल, 2 कार्बन है, 1 2 इथाइल इथानोएट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इथाइल इथानोएट। तो किस ऑप्शन में है, इथाइल इथानोएट, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। बाय प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl। तो इस तरह से रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह से प्रोडक्ट बना के हम लोग ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो 23 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 24, एसिड क्लोराइड इज रिड्यूस्ड टू अल्डिहाइड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एसिड क्लोराइड का रिडक्शन किस रिएक्शन के द्वारा होता है, तो ये रिएक्शन अगर याद होगा तो इसको क्या बोलते हैं, रोजेनमंड रिडक्शन। यहाँ पर हम लोग बेंजोइल क्लोराइड को COCl इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट कराते हैं तो यहाँ पर क्या बना देता है, बेंजल्डिहाइड, ठीक है, बेंजल्डिहाइड। या अल्काइल क्लोराइड का अगर भी कराते हैं हम लोग तो अल्डिहाइड बनाता है। मेनली जो प्रोडक्ट है रोजेनमंड रिडक्शन वो क्या करता है, अल्डिहाइड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ध्यान रखना है कि एसिड क्लोराइड को हाइड्रोजन इन प्रेजेंस हाइड्रोजनेशन कराते हैं प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और बेरियम सल्फेट, तो अल्डिहाइड मेरा बना देता है,
किस रिएक्शन में? रोजन बॉन्ड रिडक्शन में। ये तो अभी पता होगा, उर्ज रिएक्शन में एल्केन बनाता है, हाइयर एल्केन, फिटिक रिएक्शन में डाइफिनाइल बनाता है। तो ये रिएक्शन याद रहेगा, तभी इस तरह का क्वेश्चन जो है आप लोग से सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, एंजाइम्स आर, एंजाइम्स जो है वो किस नेचर का होता है? प्रोटीन। एंजाइम्स जो होता है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। कार्बोहाइड्रेट गलत ऑप्शन होगा, विटामिन गलत ऑप्शन होगा, कार्बोहाइड्रेट भी गलत होगा। ठीक है, तो एंजाइम जो होता है वो प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है। तो ये था 25 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है? CH3Cl मिथाइल साइनाइड है, इसका रिएक्शन कर रहा है सोडियम अमोनियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल। प्रोडक्ट पूछ रहा है। ठीक है, तो ये एमी चैप्टर से है। यहाँ पर क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब भी आपका नाइट्राइल या साइनाइड का रिडक्शन होगा सोडियम अमोनियम इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, ठीक है, तो यहाँ एसेंट ऑफ एमिन सीरीज, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कार्बन जो है यहाँ पर सेम ही रहेगा। यहाँ कितना कार्बन है? 2 कार्बन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट है वो बन जाएगा CH3, ये अल्काइल ग्रुप में चल जाएगा, CH3 CH2 NH2, इथेनामाइन बन जाएगा। तो देखिए इथेनामाइन की ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो यहाँ ध्यान रखना है। ठीक है, एसेंट ऑफ एमिन सीरीज मतलब यहाँ पर जो नाइट्राइल में, जो अल्काइल में एक कार्बन है, उससे एक कार्बन ज्यादा का अल्काइल ग्रुप यहाँ फॉर्म होता है। मतलब कहने मतलब अगर देखें होल एज ए होल, तो जितना नंबर ऑफ कार्बन रिएक्टेंट में रहेगा उतना ही नंबर ऑफ कार्बन प्रोडक्ट में रहेगा। नंबर ऑफ कार्बन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, H2O इज एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है। ए में है पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, बी में हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, सी में आयनिक सॉलिड, डी में है नन। ठीक है, तो H2O जो होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह का, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछता है तो क्या हो जाता आपका? HCl हो जाता, NH3 हो जाता। ठीक है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड पूछता है तो यहाँ पर जितना भी हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जितना भी इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब क्या आ गए? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और आइस जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड में। आयनिक सॉलिड तो होगा नहीं, आयनिक सॉलिड में जितना भी आयन्स है जैसे KCl, NaCl, LiCl, CHCl, ठीक है, ये सब आ जाएगा आयनिक सॉलिड में। ठीक है, यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन ऐसा सॉलिड है जो एक्वस स्टेट में कंडक्टर होता है लेकिन नॉन एक्वस मतलब सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर होता है? तो आयनिक सॉलिड उसका हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं टोटल, तो ये तो क्वेश्चन आप लोगों को देखना है, साथ ही साथ जो अलग तरह का क्वेश्चन जो डील कर रहे हैं उन सबको भी आप लोग को ध्यान में रखना। हो सकता है वहां से भी क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ रेट इक्वल टू KH2O का कंसंट्रेशन दिया, इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, तो जहां भी रेट लॉ दिया रहेगा तो वहां पावर देख लो, यहाँ पावर कितना है? 1। तो जितना पावर रहता है रेट लॉ इक्वेशन में वही हो जाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पावर 1 है तो कौन सा ऑर्डर हो जाएगा? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए यहाँ टॉल्विन है। टॉल्विन का स्ट्रक्चर आप लोग को पता होगा, बेंजीन पर क्या होता है? CH3। इसका रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरीन से, ठीक है, हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, तो याद रखिए कि जब भी हम लोग टॉल्विन का रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं प्रेजेंस ऑफ लाइट तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, एलाइल कार्बन होता है डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C के बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। तो देखिए यहाँ पर भी जो है C डबल बॉन्ड C स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड C, इसके बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा देगा। ठीक है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा के, यहाँ देखिए टॉल्विन है तो एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा देगा, CH2Cl। तो इसका नाम हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, या 1 फिनाइल क्लोरोमीथेन। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बेंजाइल क्लोराइड बना दिया। यहाँ किस ऑप्शन में बेंजाइल क्लोराइड? ऑप्शन नंबर डी में। यह याद रखना है कि जब भी टॉल्विन का जो है हेलोजन से रिएक्शन होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये मेन कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन 30 क्या है? व्हिच एंजाइम्स हेल्प्स इन कन्वर्टिंग सुक्रोज इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज।
तो सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन बनाता है? इन्वर्टेज एंजाइम। इन्वर्टेज याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज को कौन सा एंजाइम चेंज करता है? इन्वर्टेज, ठीक है। और जाइमेज जो करता है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज से क्या बना देगा? इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, इन्वर्टेज जो है सुक्रोज से ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनाता है, और जाइमेज जो है वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज से इथाइल अल्कोहल और CO2 बना देता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके अलावा जो है यहीं पर थोड़ा हम डिस्कस भी कर लेते हैं कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का थोड़ा, कि इसके अलावे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोग थोड़ा देखिए, जितना भी नेम रिएक्शन है, उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिक रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन, ठीक है, फिर अल्कोहल फिर ईथर में रिमट टिमेन रिएक्शन, कॉल्वेज रिएक्शन, ठीक है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में आ गया आपका रोजनमंड रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन हो गया, फिर स्टीफेंस रिडक्शन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद गटरमैन कोच रिएक्शन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ गया अल्डोर कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया, कैनिजारो रिएक्शन हो गया। जितना भी मेन आपका नेम रिएक्शन उसको एकदम अच्छे तरीके से देख लिया है। मीन्स में आपका हो गया हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, फिर उसी में आपका गटरमैन रिएक्शन, फिर हो गया सैंडमे रिएक्शन, ठीक है। इस सबको अच्छा से एकदम रिवाइज करके लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और ये जितना है ऑब्जेक्टिव है, और इसको तो करना है, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा हम बताए उसको भी अच्छे तरीके से करके अपना एग्जाम में चले जाना है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, धन्यवाद, ठीक है।